नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं बीबी गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं धान के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने नर्सरी की बीजों तक का अध्ययन कर लिया था, तो आगे चलो शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं उर्वरक की, बात करते हैं नाइट्रोजन में NPK की बात करते हैं। तो धान में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस की 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास की 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। ठीक है, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम एंड पोटास 60 किलोग्राम। धान में 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि धान में एक रोग लगता है जिसका नाम है खैरा रोग। वास्तव में ये रोग नहीं होता है, क्योंकि जो भी डिसऑर्डर, जो भी मतलब रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है ना, उन्हें कार्यकीय विकार बोलते हैं या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं धान में नाइट्रोजन उपयुक्त दक्षता की। ये जिंक सल्फेट कितना है? 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बात करते हैं कि धान की जो नाइट्रोजन उपयुक्त दक्षता कितनी है, तो कितनी होती है? 30 से लेकर 10%। 30 से लेकर 10%। ये नाइट्रोजन उपयुक्त दक्षता होती क्या है? मतलब ये समझिए, देखिए, मानिए कि यदि आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं धान के खेत में, तो कितना प्रतिशत जो नाइट्रोजन है ना, ये कितना केजी नाइट्रोजन का ही उपयोग कर पाता है, बाकी सब क्या होते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लगभग कितना? 30 से लेकर 10 केजी तक ही ले पाएंगे। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन उपयोग दक्षता। ठीक है, धान में जो नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग करते हैं वो कैसा होता है? अमोनियम सल्फेट के रूप में होता है। ठीक है, बात करते हैं सिंचाई की। तो धान की जो जलमांग होती है 1 हेक्टेयर खेत में 900 से लेकर 2500 एम होती है। कितना होती है? 900 से लेकर 2500 एम होती है। धान की यदि अच्छी उपज चाहिए तो खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर तक पानी होना आवश्यक है। ठीक है, धान के खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर तक पानी होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं पडलिंग। पडलिंग क्या होता है कि हम धान के खेत में पडलर की सहायता से जुताई करते हैं। क्यों करते हैं? पहली बात, हम वीड को नष्ट करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। दूसरा, लीचिंग को रोकने के लिए। ठीक, ये देखिए पडलिंग, धान है पडलिंग की बात करते हैं। धान की बुआई से पूर्व क्या होता है? बुआई से पूर्व खड़े पानी की अवस्था में, ठीक है, मृदा को पडलर की सहायता से जुताई करना। ठीक है, सहायता से जुताई करना करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? फसल में खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। ठीक है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया ना, लीचिंग के द्वारा क्या होता है? पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं जमीन की, तो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। जब हम पडलिंग करते हैं तो पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके नीचे का क्षेत्र जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, उसे अपचयित क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या रिड्यूस्ड जोन बोल देते हैं। धान की फसल में नाइट्रोजन कहाँ देते हैं? अपचयित क्षेत्र में देते हैं। धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक डाले जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं खरपतवार का। पहला क्या है? जंगली धान। जंगली धान का इसका जो वानस्पतिक नाम है इकाइनोकोलोआ कोलोना। ठीक है, दूसरा होता है सावा घास। क्या होता है? सावा घास। इसको क्या बोलते हैं? इकाइनोकोलोआ क्रूसिगेली, इकाइनोकोला क्रूसिगेली। ठीक है, बात करते हैं नियंत्रण के लिए। देखिए, वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये प्री प्लांट इमरजेंस या प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस, बस यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। नियंत्रण के लिए प्रोपेनिल का यूज करते हैं। प्रोपेनिल जो होता है POE, पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस का मतलब ये होता है फसल और खरपतवार के जमने के बाद, मतलब जमने के बाद या अंकुरण होने के बाद, जब हम किसी केमिकल का या हर्बिसाइड या रसायन का या खरपतवार नाशी का जो उपयोग करते हैं उसे पोस्ट इमरजेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोपेनिल का उपयोग कब करते हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला रोपाई बाद या अंकुरण के बाद, मैं बोला रोपाई या अंकुरण के बाद काम में आता है। ठीक है, इसे पोस्ट इमरजेंस बोल देते हैं। ठीक है, काम में लेते हैं। एक होता है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर को भी मचीटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मचीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, ब्यूटाक्लोर। प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब ये होता है फसल की बुआई तो कर दिए लेकिन अंकुरण से पूर्व
क्या होता है, फसल की बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, उसे बोलते हैं प्री इमर्जेंस, ये अंकुरण से पूर्व प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। एक होता है प्री प्लांटिंग इमरजेंसी, क्या होता है, PI, इसे बोलते हैं प्री प्लांटिंग इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, हम बुआई से पहले खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं प्री प्री इमरजेंसी। इसमें फ्लूक्लोरालीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए आपका जंगली धान है, ये इकाइनोकोलोआ कोलोना, और ये होता है सावा घास, इकाइनोकोलोआ क्रूसेगेली, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये देखिए रोग की बात करते हैं। पहला है धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, जिसे बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट। ये जो रोग होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के कारण होता है, फफूंद कवक, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक। इस बीमारी के कारण क्या हुआ था, 1943 में भयंकर अकाल पड़ा और बहुत से लोगों की जान चली गई, ठीक है। इस बीमारी के कारण सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। बात करते हैं धान का ब्लास्ट रोग, क्या है, धान का ब्लास्ट, ये भी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा। इसका नाम क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी, क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, जीवाणु पत्ती मतलब नाम से स्पष्ट है, जीवाणु द्वारा हो रहा है, ठीक है, या बैक्टीरिया जिसे बोल देते हैं, ठीक है, जीवाणु द्वारा, जिसका नाम क्या है, जेंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम है, जेंथोमोनास ओराइजी। जो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग है, इसे क्रेसिक रोग या कीलर रोग भी बोलते हैं। क्या होते हैं, क्रेसिक रोग या कीलर रोग भी बोल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं खैरा रोग। मैं पहले ही बताऊं, खैरा रोग, सब लोग खैरा रोग बोलते हैं, एग्जाम में भी खैरा रोग आता है। वास्तव में इसे कार्यकीय विकार बोलना चाहिए, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, क्योंकि ये पोषक। बात करते हैं खैरा रोग की। क्या होता है खैरा रोग, वास्तव में खैरा रोग इसे रोग न करके कार्यकीय विकार बोलना चाहिए, एग्जाम में भी यही आता है, इसलिए हम भी वही लिखे हुए हैं खैरा रोग। क्योंकि जो भी रोग जो होते हैं पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, उन्हें कार्यकीय विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी कमी से होता है, जस्ट की कमी से होता है। इसे किसने खोजा था, वाईएल नेने ने खोजा था। कहाँ खोजा था, उत्तराखंड में खोजा था, ठीक है। वाईएल नेने ने खोजा, कहाँ खोजा, पंतनगर उत्तराखंड में, ठीक है। बात करते हैं वही खैरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या करना है, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट बुआई से पूर्व या 0.5% जिंक सल्फेट का खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए, ठीक, फसल का खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं कीट प्रबंधन, या धान में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो जस्ट इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला है धान का पीला तना छेदक, ठीक है। दूसरा क्या है, धान का गंधी बग, जिसे बोलते हैं लेप्टोकोरिया एक्यूटा, ठीक है। धान का पीला तना छेदक, तो ये रोग, ठीक है, प्रमुख कीट है धान के ये दोनों। बात करते हैं मिलिंग, होलिंग एंड पैराबॉलिंग। देखिए यहाँ पे जस्ट आप यहाँ परसेंटेज याद रखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये मिलिंग, होलिंग, पैराबॉलिंग क्या होता है या कैसे इन्हें मेजर करते हैं, ठीक है। तो मिलिंग परसेंटेज धान में कितना होता है, 55%। होलिंग परसेंटेज कितना होता है, 66%। बात करते हैं पैराबॉलिंग। पैराबॉलिंग में क्या होता है, विटामिन B12 का संग्रहण होता है। क्या होता है, विटामिन B12 का संग्रहण होता है, ठीक है। मिलिंग के दौरान विटामिन B12 का नुकसान होता है। क्या होता है, मिलिंग जब होता है ना, उसके दौरान विटामिन B12 का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। बात करते हैं सुपर धान, सुपर राइस या सुपर धान या सुनहरा धान बोल देते हैं, ठीक है। बात करें ये सुनहरा धान है क्या, जैसे क्या होता है ना, धान में विटामिन ए की कमी होती है, तो बायोफोर्टिफिकेशन जो प्रवर्धन के द्वारा क्या किया गया, उसमें विटामिन ए को इंजेक्ट किया गया, ठीक है, धान में, जिसे सुनहरा धान के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या किया गया, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी गई। खोजकर्ता कौन है, इंगो प्रोटिकस, क्या है, प्रोटिकस, ठीक है, इंगो प्रोटिकस है। विटामिन ए भरपूर होता है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए भरपूर होता है। जीन की बात करें तो सॉरी, जीन जो होता है डेफोल्डिस एविनिया यूरिटिवोला होता है, ठीक है, यूरिटिवोला होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सुपर धान किससे भरपूर होता है, विटामिन ए से।
बात करते हैं। एक होता है सुपर धान, सॉरी मैंने प्रीवियस वाले में एक दो बार मेंशन कर दिया, सुपर धान, सुनहरा धान बोलते हैं, अब ये होता है सुपर धान, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन है? जीसस खुश है। किसमें कौन सी है? लूनीश्री। किसमें कौन सी है? लूनीश्री, ठीक है। शंकर धान सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? चीन में। कब खोजा गया? 1970 में। शंकर धाम सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? चीन में। कब खोजा गया? 1970 में। और शंकर धाम के पिता, ये फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोल देते हैं, युवान लुंगपिंग होते हैं, ठीक है। भारतीय खोजकर्ता यानी भारत में सबसे पहले शंकर धाम को किसने खोजा? ये सिद्ध की, ठीक है, ये सिद्ध किया, ठीक है। और इसको बनाने के लिए सीएमएस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सा? सीएमएस में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। और ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ बस याद रखिए कि इसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया गया, तो सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी तकनीक का उपयोग किया गया। बात करते हैं धान की किस्मों की, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की हम बात करेंगे, ठीक है। किस्में, पहला TN1 प्रथम बौनी किस्म। धान की प्रथम बौनी किस्म क्या है? TN1 है, ठीक है। बात करते हैं IR8। IR8 को विश्व का जादुई धान की किस्म बोलते हैं, विश्व का जादुई किस्म, ठीक है, IR8। बात करते हैं जया। जया जो होती है भारत की जादुई किस्म के नाम से जानी जाती है, और किसके द्वारा विकसित की गई? डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। APRH1 क्या है? APRH भारत की प्रथम शंकर धान की किस्म है, ठीक है। APRH जो है भारत की प्रथम शंकर धान की किस्म है। बात करते हैं PRS10। PRS10 जो है ये बासमती धान की प्रथम शंकर किस्म है, इसकी बासमती धान की प्रथम शंकर किस्म है। बात करते हैं पूषा बासमती 1-2, पूषा बासमती 1, पूषा बासमती 2, ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? IRI के द्वारा। पूषा जहां भी लिखा होगा किसके द्वारा विकसित किया? IARI के द्वारा विकसित किया गया होगा, ठीक है। जगन्नाथ और शतावरी, क्या है? जगन्नाथ और शतावरी ये धान की उत्परिवर्तित किस्म है। कैसे? उत्परिवर्तित। यहाँ तक धान का हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।